हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सैटेलाइट के बारे में। तो बेसिकली सैटेलाइट होता क्या है, किसको हम लोग सैटेलाइट बोलेंगे। तो हमारे पास में एक लार्जर बॉडी रहेगी और उस लार्जर बॉडी के चारों तरफ से एक स्मॉलर मास की बॉडी जो है वो रिवॉल्व कर रही होगी। और उसका जो रिवॉल्यूशन होगा स्मॉलर मास की बॉडी का, वो चेंज नहीं होगा, मतलब उसका एक फिक्स पाथ होगा। मतलब कि जिधर से अभी वो रिवॉल्व करके जाएगा उधर से ही अगली बार रिवॉल्व करके आएगा। मतलब ये कह सकते हैं उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट लगेगा। तो सैटेलाइट एक उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जो एक हैवी बॉडी के चारों तरफ जो है मूव कर रहा होगा। जैसे कि अर्थ जो है वो सन की चारों तरफ मूव करती है, तो अर्थ जो है वो एक सन का सैटेलाइट बन जाएगा। उसी प्रकार मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो मून जो है वो अर्थ का एक सैटेलाइट बन जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास में एक हैवी बॉडी है और ये हमारे पास में एक लाइटर बॉडी। तो जब ये हैवी बॉडी के चारों तरफ ये लाइटर बॉडी जो है इस तरीके से रिवॉल्व करती है, इस तरीके से रिवॉल्व करती है, तो ये जो लाइटर बॉडी है ये कहलाएगी हमारे पास में सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या हो जाएगा, एक हैवी बॉडी की चारों तरफ यदि लाइटर बॉडी एक अपने ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वो हर बार रोटेशन करके वहीं से जाएगी, अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैटेलाइट। ओके। तो बेसिकली कुछ सैटेलाइट जो है हमें नेचर ने दिए हैं और कुछ सैटेलाइट हम लोगों ने खुद बना लिए हैं। तो यदि हम लोग बात करें तो जो मून हमारे पास में है वो हमारे पास में एक नेचुरल सैटेलाइट है, और वो नेचुरल सैटेलाइट है वो कहलाएगा हमारे पास में अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। जैसा कि हमारे पास अर्थ के पास में एक नेचुरल सैटेलाइट है, कुछ हमारे पास ऐसे प्लैनेट्स पे जिनके पास में बहुत सारे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। जैसे कि जुपिटर जो है उसके पास में 63 मतलब कि 63 सैटेलाइट है। वहीं पर सैचुरन जो है हमारे पास, सैचुरन प्लैनेट जो है हमारे पास में, उसके पास में 62 जो है सैटेलाइट है, 62 सैटेलाइट है। इस प्रकार से यदि आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको पास में नंबर ऑफ लिस्ट आ जाएगी कौन से प्लेनेट के पास में कितने नंबर ऑफ ही सैटेलाइट है। जैसे मून जो है वो हम लोगों ने नहीं बनाया, उसी प्रकार से जो जुपिटर और सैटर्न के पास में 63 और 62 सैटेलाइट्स है वो हम लोगों ने नहीं बनाए हुए, नेचर ने बनाए हैं। इसलिए ये जो सैटेलाइट कहलाएंगे दे आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट। जैसे जैसे बच्चों हमारी जो साइंस के प्रति रुचि बढ़ती गई और हम लोगों ने यूनिवर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो उसी हिसाब से हमारी जो जिज्ञासा थी, क्यूरियोसिटी थी यूनिवर्स के प्रति या अर्थ को जानने की, वो भी बढ़ती गई। तो हम लोगों ने खुद सैटेलाइट बनाना शुरू किया। एक सैटेलाइट वो थे जो नेचर बनाती थी, उनको हम लोगों ने बोला नेचुरल सैटेलाइट। और एक सैटेलाइट जो हम लोगों ने खुद बनाना शुरू किया जो हमारे बेसिक नीड को कंप्लीट करते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन चैनल में काम करते हैं, जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन में काम करते हैं, जैसे कि रेडार के ऊपर काम करते हैं। तो वो सैटेलाइट जो हमारी खुद की नीड्स को कंप्लीट करते हैं और जो हम लोगों ने खुद ने मैनमेड बनवाए हैं, हैंडमेड वह, दे आर कोल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दे आर कोल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके। यदि हम लोग बात करें सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने बनाया और कब लॉन्च किया, तो रशिया जो कंट्री है उसने सबसे पहले बनाया 4 अक्टूबर 1957 को। स्पुतनिक नाम जो है इस सैटेलाइट का रखा गया था। 4 अक्टूबर 1957 को इसको लॉन्च किया था। वही यदि इंडिया की बात करें, इंडिया 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया आर्यभट्टा। उसके बाद में हम लोगों ने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किया। आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो आपके पास में नंबर ऑफ लिस्ट आ जाए कितने सैटेलाइट हम लोग अब तक लॉन्च कर चुके हैं। ओके। बेसिकली जो कंसेप्ट होता है किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करने का, वो प्रोसीजर क्या होता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि सैटेलाइट जो है वो एक ऑर्बिट में घूमेंगे और वो ऑर्बिट जो होगा वो एक हैवी बॉडी जो होगी उसके आउटसाइड डायरेक्शन में होगा। जैसा कि मैं समझा रहा था आपको कि हमारे पास में हैवी बॉडी है, तो ये जो सैटेलाइट है ये जिस पाथ में घूम रहा है, जिस पाथ में घूम रहा है इस पाथ को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट कहाँ होगा, तो आंसर ये ऑर्बिट इस हैवी बॉडी के आउटसाइड होगा।
ठीक है। तो कोई भी ऑर्बिट जो है वो सैटेलाइट जब बनाता है तो वो हैवी बॉडी के आउटसाइड ही बनाता है। तो उस ऑर्बिट को बनाने के लिए हमारे पास में कंडीशन क्या है वो समझिए कि एक ऑर्बिट कैसे बनता है किसी भी सैटेलाइट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि यदि एक हैवी बॉडी जो है उसके चारों तरफ हम लोगों को ऑर्बिट बनाना है, तो सबसे पहले ये जो लाइटर बॉडी है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे अर्थ जो हमारे पास में हैवी बॉडी है और उसके ऊपर से हम लोगों को लाइटर बॉडी को प्रोजेक्टेड करना है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वी नीड टू अप्लाई ए फोर्स ऑन द लाइटर बॉडी, जिसकी वजह से लाइटर बॉडी जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स एक्सपीरियंस करने के कारण उसमें एक एक्सीलरेशन क्रिएट होगा, वेलोसिटी क्रिएट होगी, जिसकी वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जैसे जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ग्रेविटी का फोर्स काम करता है, ग्रेविटेशनल पुल का काम करता है, जो क्या करेगा उसको वापस से खींच के लेके आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ए पॉइंट से इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये ऐसा गया और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसने ऐसा वापस से अर्थ के ऊपर आ गया, मतलब इसने ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया और वापस से अर्थ के ऊपर आ गया। हमने क्या किया, इसके ऊपर जो फोर्स लगाया था उस फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, तो जिसके कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और ये फिर से थोड़ी सी ऊपर तक जाएगा और ये ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन बना के ऐसा अर्थ के ऊपर आ जाएगा। अभी इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है हम लोगों ने उसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा दी, तो ये जो है सी वाली कंडीशन, ये ऐसा गया और ये ऐसा अर्थ के ऊपर गिरने की बजाय ये इस पाथ के अंदर ऐसा घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब जब ये इस पाथ के अंदर घूमना शुरू कर दिया तो उस फोर्स की एक वैल्यू होगी, या फिर ये कहें कि जितनी वेलोसिटी के साथ ये ऊपर गया है और ये अर्थ के चारों तरफ घूमना शुरू किया उसकी एक वेलोसिटी होगी कि भाई ऑब्जेक्ट को हम लोग इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर थ्रो करेंगे तो अर्थ के जो चारों तरफ घूमना शुरू करेगा। और जिस पाथ को ये फॉलो करता है, जिस पाथ को ये फॉलो करता है उस पाथ को हम लोगों ने बोला हुआ है ऑर्बिट। ऑर्बिट तो अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है तो हम बोलेंगे कि अर्थ के चारों तरफ एक सैटेलाइट अपने ऑर्बिट के अंदर ही घूम रहा है। ओके, नाउ हम लोग ये जानते हैं कि यदि इस सैटेलाइट को हम लोगों ने ऐसा ऊपर थ्रो किया तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास में 0 नहीं हुई है। तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये खींच के जो है वो अर्थ के सरफेस पे वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि अभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है लेकिन अभी भी वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो तो काम कर रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में, या ये कहें कि वो ऑर्बिट में इसलिए घूमना क्यों शुरू किया क्योंकि उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही हमारे पास में ऐसा बना है कि वो उसके चारों तरफ ऑर्बिट के अंदर घूमना शुरू कर दिया। जैसे यदि यहाँ पे वेलोसिटी कम थी तो इसने इतना प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, बी वाले केस में वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो इसने इतना प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, सी वाले केस में वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो गई कि वो इतना ज़्यादा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है और उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, लेकिन सी जो कंडीशन है, यानी ये कहें कि जो ऑर्बिट वाली कंडीशन है, फोर्स तो वहाँ पर भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये ऑब्जेक्ट को जो है इस सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस के ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं कि ये वैसी सिचुएशन हो गई जैसा कि हम लोग एक धागे से पत्थर को बांधते हैं और धागे को हाथ में पकड़ के घुमाते हैं, तो जो धागे के कारण या ये कह सकते हैं कि हमारे हाथ से जो धागे के ऊपर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से जो पत्थर है वो सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, कि धागे के ऊपर जो है हाथ के द्वारा लगाया गया सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको कंटिन्यूसली रिवॉल्व कराता है। लेकिन यदि वो अंदर की तरफ क्यों नहीं आता है, तो हम लोग ये जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, जिस डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, मान लीजिए सेंट्रीपिटल फोर्स इसके इस डायरेक्शन में लगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो इसको क्या करता है, अपोज करता है मूवमेंट होने से, इनसाइड आने से। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दोनों बराबर हो जाते हैं और ये जो है कंटिन्यूसली उसके ऑर्बिट में घूमना शुरू कर देता है। ओके, मान लीजिए हम लोगों को ये नहीं पता कि जो ऑर्बिट के अंदर घूमने वाली जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, हम लोगों ने वेलोसिटी बढ़ाए जा रहे हैं। अभी हम लोग
इसकी जो सैटेलाइट को जो लॉन्च करना चाहते हैं उसकी वेलोसिटी हम लोग और ज़्यादा कर देंगे। जैसे कि पहले हमने इतना किया, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया और ये यहाँ पे आके गिर गया, फिर इतना किया तो इसने इतना प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, फिर इसने इतना प्रोजेक्टाइल मोशन बनाया, और हम लोगों ने वेलोसिटी इतनी ज़्यादा कर दी कि ये घूमने की बजाय ऐसा गया और ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के ही बाहर चला गया, मतलब एस्केप हो गया, निकल के चला गया ग्रेविटेशनल फील्ड से। घूमना चाहता था, हम इसको घुमाना चाहते तो ऑर्बिट के अंदर, लेकिन ये ऑर्बिट के अंदर घूमने की बजाय ये सीधा एस्केप होके निकल गया। कब? जब हम लोगों ने वेलोसिटी इसको ज़्यादा प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इस प्रकार की वेलोसिटी जो है इसको देनी पड़ेगी ताकि ये प्रोजेक्टाइल मोशन बना के वापस से अर्थ सरफेस के ऊपर ना आए, जैसे सिचुएशन नंबर ए और बी है। दूसरा, ये जो है इतनी वेलोसिटी भी ना दी जाए कि ये उसके ऑर्बिट को छोड़ के एस्केप ही हो जाए। तो वी नीड ए सूटेबल स्पीड, हमको एक ऐसी सूटेबल स्पीड या वेलोसिटी चाहिए, उस वेलोसिटी के कारण ये जो सैटेलाइट है ये अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। ठीक है, तो जब ये अपने ऑर्बिट के अंदर जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता रहेगा उस वेलोसिटी को हम लोगों ने एक नाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी जिसकी वजह से सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट थ्रू विच इट कैन रिवॉल्व इन द अर्थ ऑर्बिट, दैट्स वेलोसिटी इज नोन एज ए ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये हम लोगों को कैलकुलेट करनी है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो सिचुएशन हमारे पास में ये है कि एक अर्थ है हमारे पास में, यहाँ पे ये जो आर है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। एक सैटेलाइट जो है मान लीजिए अर्थ सरफेस से एस नाम की हाइट पे है, और ये सैटेलाइट जो है बी नाम की वेलोसिटी के साथ में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो बी नाम की वेलोसिटी के साथ में सैटेलाइट घूम रहा है, आर नाम की रेडियस ऑफ अर्थ है, एच नाम की हाइट पे वो सैटेलाइट है, क्योंकि सैटेलाइट कुछ ना कुछ हाइट पे होगा अर्थ सरफेस से। और ये जो स्मॉल आर है ये हमारे पास में हो जाएगा अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट की हाइट तक, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में कैपिटल आर प्लस का एच। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई है। ऑर्बिटल स्पीड की डेफिनेशन अभी पढ़ी कि वो मिनिमम स्पीड जिसकी वजह से सैटेलाइट अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। एम क्या है, आर क्या है, वी क्या है, एच क्या है, आर क्या है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। दूसरा, हम लोग ये जानते हैं कि जब सैटेलाइट अपने इस ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है तो उस सैटेलाइट के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, F इजिकल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा, यदि ये सैटेलाइट यहाँ पे है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जो है या यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और न्यूटन्स के यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के कारण यदि एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है तो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। तो इस सैटेलाइट एक ऑब्जेक्ट हुआ और अर्थ एक ऑब्जेक्ट हुई, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो कितना होता है हमारे पास में F इजिकल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जितना हमारे पास में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना ही हमारे पास में इक्वल टू कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ही हम लोग जानते हैं, क्योंकि तभी तो सैटेलाइट क्या करेगा, अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अकॉर्डिंग हम दोनों फोर्स को क्या पुट कर सकते हैं, इक्वल इक्वल पुट कर सकते हैं। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, तो एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जी एम अपॉन आर, और वी इक्वल टू आ जाएगा जी रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर। यहाँ पे ई जो है ये बताता है ऑर्बिटल वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस, एम ई जो है ये बताता है मास ऑफ अर्थ, जी जो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और आर जो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी हाइट तक की सैटेलाइट की, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट दैट इज इक्वल टू आर। ओके, एक चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी सबसे पहले, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब अर्थ जो इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी और इसको एक्सेलेरेट करके अपने अर्थ सेंटर तक लेके आना चाहती है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट ये कहता है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंसेप्ट क्या था कि एक ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है
तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका अट्रैक्टिव नेचर है, जिसकी वजह से अर्थ उसको अपनी तरफ पुल करती है और एक्सेलरेट करके अपने सेंटर की तरफ ही लेके आना चाहती है। तो वो एक्सप्रेशन था हमारे पास में जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी था यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से जी एम की वैल्यू निकालनी तो आ जाएगा जी आर स्क्वायर। जी एम की वैल्यू जो है उठा के हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एस ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि जी एम की वैल्यू उठा के हम लोगों ने इसके अंदर पुट कर दी, तो आ जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर, जी आर स्क्वायर अपॉन आर। आर जो हमारे पास में वो इक्वल टू है आर प्लस से एच के। भाई जो स्मॉल आर है वो हमारे पास इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल आर प्लस से एच के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा स्मॉल आर आर प्लस से एच के बराबर। अच्छा, 3 रिजल्ट आ गए हमारे पास में। एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट ये है। तो यहाँ से यदि मैं वैल्यू निकालूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो ये आएगा जी एम ई अपॉन आर। यहाँ से वैल्यू मैं निकालूँ ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो आ जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन आर, या फिर ये कहें कि आर इक्वल टू आर प्लस एच। ठीक है, ओके। इन तीनों से हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। पहला कंक्लूजन देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ए सैटेलाइट। मतलब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो कहीं यहाँ पर मास ऑफ सैटेलाइट कहीं से कहीं तक नहीं है, यहाँ पर भी मास का कोई जिक्र नहीं सैटेलाइट के मास का। तो इसका मतलब ये है कि जो सैटेलाइट जिस ऑर्बिट में घूमेगा तो उसका मास चाहे 5 kg है या 500 kg, डजेंट मेक सेंस। मतलब कि जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो शेप साइज के ऊपर वर्क नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज है, उसी प्रकार से ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है किसी भी सैटेलाइट की जिस ऑर्बिट में घूमने की जो वेलोसिटी है वो इस बात के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि उस सैटेलाइट का मास है कितना है। तो जितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी 5 kg के मास की रहेगी उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी 500 kg के मास की भी सेम रहेगी। दूसरा, हम लोग ये देखते हैं कि यदि यहाँ से आर इंक्रीज होता है तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास में वो डिक्रीज हो जाएगी। आर इंक्रीज होता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ से मैं कहूँ कि ये जो सैटेलाइट है ये इतनी हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है और ये इस पाथ के अकॉर्डिंग घूम रहा है। यदि मैं इस आर की वैल्यू बढ़ा दूँ तो ये आर की वैल्यू कहाँ तक बढ़ जाएगी, यहाँ तक, और वो आप कौन से ऑर्बिट को फॉलो करेगा, तो वो इस ऑर्बिट को फॉलो करेगा। तो यदि इस ऑर्बिट को फॉलो करेगा तो हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ से उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारे पास में बढ़ता जाता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यदि फोर्स कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिक जो ऑर्बिटल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी हमारे पास में, कम हो जाएगी। तो एज द आर इज इंक्रीजिंग ऑर्बिटल वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ओके, तीसरा, ये जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ये डिपेंडेंट करता है या डिपेंडेंट है किसके ऊपर, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए, यदि हम लोग यहाँ से मास ऑफ अर्थ बढ़ा दें तो हमारी जो अर्थ है सॉरी, हमारी जो अर्थ है वो और बड़ी हो जाएगी। और यदि हमारी अर्थ बड़ी हो जाएगी तो जिसके कारण उसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो इस सैटेलाइट के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। फिर से समझिए, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो अर्थ की जो शेप और साइज है वो बढ़ती जाएगी। यदि अर्थ की साइज बढ़ती जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है सैटेलाइट के ऊपर उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है, मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये सैटेलाइट जो है हमारे पास में यहाँ पे कहीं पर भी हो सकता है। मान लीजिए सैटेलाइट जो है ये नियर टू अर्थ है, मतलब ये जो एच नाम की हाइट पे सैटेलाइट, ये अर्थ सर का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से एच नाम की हाइट पे सैटेलाइट है। यहाँ से इस एच को मैं रिड्यूस करूँ और इस सैटेलाइट को हम लोग नियर टू द अर्थ सरफेस ले आए, क्योंकि ये क्या हमारे पास में अर्थ सरफेस। तो यदि सैटेलाइट को मैं नियर टू द अर्थ सरफेस ले आऊँ तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, ऑलमोस्ट 0। यदि नियर टू द सरफेस हम लोग लेके आएंगे तो हमारे पास में एच की वैल्यू हो जाएगी लेस देन इक्वल टू आर। तो एच कैन बी नेगलेक्टेड, और ये फिर एच कैन बी नेगलेक्टेड तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो एक आर से एक आर कैंसिल और ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ जी इंटू में आर। तो अंडर रूट ऑफ जी इंटू में आर।
यदि हम लोग निकालना चाहते हैं कि नियर टू द अर्थ सरफेस ही उस सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब वो कितनी स्पीड के साथ अपने ऑर्बिट में घूम रहा होगा, तो आंसर है जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ हम लोग जानते हैं 6400 किलोमीटर होती है, उसको आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो हमारे पास में आ जाएगा ये वाला 6.4 इंटू पावर 6 मीटर। जब आप इसको सोल्व करोगे कैलकुलेटर से आप सोल्व कर सकते हो, जब इसको आप सोल्व करो तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब अराउंड ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब कि यदि कोई सैटेलाइट हमारी अर्थ सरफेस के बिल्कुल पास में रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो सैटेलाइट 1 सेकेंड के अंदर 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। फिर भी वो 8 किलोमीटर डिस्टेंस जो है 1 सेकेंड के अंदर ट्रेवल कर लेता है यदि एक सैटेलाइट जो है नियर टू द अर्थ सरफेस होते हैं। यदि ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए जो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ एच की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वो कम होती जाएगी, तो ये जो 8 किलोमीटर पर सेकंड है ये हो सकता है हमारे पास में घट जाए, 4 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, ठीक है, 2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए, 1 किलोमीटर पर सेकंड हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि जो सैटेलाइट हो किसी भी हैवी बॉडी से कितनी दूर है। इसीलिए हम लोग नोटिस करते हैं कि जो प्लूटो जो हमारे पास प्लेनेट है, हालांकि अब उसको प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम लोग सन से दूर जाते जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अर्थ की जगह मैं सन कह दूँ, तो जैसे जैसे हम लोग सन से दूर जाते जाते हैं तो उनकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो घटती जाती है, और हम लोग ये देखते हैं कि जो प्लूटो जो प्लेनेट है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब वो लाखों साल जो है वो अर्थ के एक चक्कर कंप्लीट करने सॉरी सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में ले लेता है। उसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं कि जो बुध ग्रह है, बुध प्लेनेट जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट है, तो वो 88 डेज के अंदर सन का एक चक्कर जो कंप्लीट कर लेता है। वहीं हमारी जो अर्थ है वो सन से यदि हम लोग सीक्वेंस की बात करें तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और थर्ड सीक्वेंस के ऊपर आती है हमारी अर्थ, आई थिंक थर्ड है, लेट मी सी, बट आई थिंक सो थर्ड है। तो थर्ड नंबर पे जो आती है हमारी अर्थ आती है, ठीक है। तो अर्थ जो 365 डेज जो है वो कंप्लीट करने में थर्ड या फोर्थ, आई एम नॉट श्योर, थर्ड और फोर्थ, मे बी इट इज़ थर्ड और फोर्थ, ओके, बट वॉट एवर, जैसे जैसे बुध ग्रह जो है वो 88 डेज लेता है, लेकिन हमारी जो अर्थ है वो उसके कंपैरिजन में, सन के कंपैरिजन में उसका जो ये एच है ये इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ जो वो सन का एक राउंड कंप्लीट करने में 365 डेज लेती है। उसी प्रकार जितना ज़्यादा, कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आप एच बढ़ाते जाओगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी और उतना ही ज़्यादा जो टाइम है वो ज़्यादा लगता जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। कल हम लोग इसके टाइम पीरियड और हाइट ऑफ सैटेलाइट वगैरह के बारे में कुछ छोटे छोटे डेरिवेशन से वो हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। यदि आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं बेटा तो आप लोग ये कमेंट्स में लिख सकते हो कि सर समझ में आ रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही, कौन कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आती, क्योंकि यदि आप लोग फीडबैक दोगे तो हमें समझने में और समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।